Hello student, welcome to CA International School online classes. How are you all? I hope you fine. Okay my dear plus 2 commerce unit 7 लीडरशिप स्टाइल स्टार्ट किया था हमने, जिसमें लीडरशिप क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लीडरशिप स्टाइल में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए अपनी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आज हम देखते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टाइल ऑटोक्रेटिक थी, सेकंड डेमोक्रेटिक। देखिए बेटा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है। दिस स्टाइल नोन एज ग्रुप सेंटर स्टाइल। इस स्टाइल को क्या कहा जाता है? ग्रुप सेंटर स्टाइल भी बोला जाता है। वो तो केवल सेंटर स्टाइल थी जिसमें एक मैनेजर है, सब कुछ अपने सेंटर में रख रहा है, अथॉरिटी कुछ प्रोवाइड ही नहीं करता सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी, वो थी ऑटोक्रेटिक। लेकिन ये क्या है? सेंटर नहीं, ग्रुप सेंटर। सेंटर तो है, सेंटर में अथॉरिटी, लेकिन वो ग्रुप में बनी हुई है, ग्रुप बना हुआ है, उन सभी के पास वो अथॉरिटी है, उसे बोलते हैं ग्रुप सेंटर स्टाइल। दीज डे दिस स्टाइल वेरी मच इन वोग। आज जो है, आज का जो टाइम है, ये स्टाइल काफी प्रचलन में है, इसको हम बोलते हैं प्रचलन मीन्स वोग। अंडर दिस डिसीजन, इसके अंतर्गत होता क्या है? रिगार्डिंग डिफरेंट वर्क आर नॉट टेकन बाय मैनेजर but taken in consultation with the employee। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो डिसीजन है वो मैनेजर खुद अकेले नहीं लेता, डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करता है किससे? अपने एम्प्लॉय से। किससे करता है? अपने एम्प्लॉय से डिस्कशन करता है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन डिस्कशन जरूर करता है अपने एम्प्लॉय से। हो सकता है उसका एम्प्लॉय कुछ ज्यादा अच्छी सजेशन दे दे, मानना नहीं मानना ये मैनेजर पर डिपेंड है, लेकिन एक बार कंसल्ट जरूर करता है डिसीजन लेने से पहले। जैसे हम क्लास में होते हैं, कुछ टेस्ट भी अगर देना होता है तो हम एक बार आपसे कंसल्ट जरूर करते हैं कि टेस्ट के लिए हम इतना पोर्शन दे रहे हैं, क्या आप विलिंग है, इतना आप कर पाएंगे? तो वो और कुछ नहीं, यही है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी उसी का एक रूप कहलाया जाता है। दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। ये स्टाइल किसके ऊपर बेस है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या था? डी यानी सौंपना है, सेंट्रलाइजेशन सेंटर में कुछ अधिकार है उसको सौंपना, वो क्या कहलाता जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें ग्रुप होते हैं, यानी मैनेजर और सबऑर्डिनेट, सबको मिला के हम क्या कहते हैं? ग्रुप। जैसे हम हैं और आप हैं, हम एक ग्रुप बने हुए हैं, तो ग्रुप सेंटर स्टाइल है। इसमें जो एक लीडर यानी एक मैनेजर होता है वो अपनी अथॉरिटी भी दे देता है किसको? अपने सबऑर्डिनेट को। यही नहीं, इसके अलावा डिसीजन जब लेता है तो आप कंसल्ट करता है अपनी सबऑर्डिनेट से। ठीक है, उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये थी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। मीनिंग क्लियर है? जिसमें एक मैनेजर होता है। मैनेजर मीन्स जो इस संस्था में कार्य करने वाला, चाहे कोई भी मैनेजर हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, वो क्या करता है? जब अपने अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट से विचार विमर्श करने के बाद ही क्या लेता है? डिसीजन लेता है। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए करता है ताकि व्यक्ति इसके साथ कोऑपरेट भी करे, उस संस्था में शांति भी बनाए रखे। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थी फिलहाल इसका मीनिंग। इसे ग्रुप सेंटर स्टाइल भी कहते हैं, ये जरूर आप लाइन अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हो सकता है ऐसे आ जाए ग्रुप सेंटर स्टाइल कौन सी है, एमसीक्यू भी आएंगे एग्जाम में, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए ग्रुप सेंटर स्टाइल इसमें से कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, जिसमें मैनेजर कंसल्ट करता अपने एम्प्लॉय से, उसके बाद एक डिसीजन लेता है। चलिए अब इसके फीचर देखते हैं। फीचर क्या आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर, कोऑपरेटिव रिलेशन। रिलेशन कैसा होता है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्यों होता है? क्योंकि मैनेजर है और मैनेजर जब भी कोई कार्य कर रहा है तो किसके साथ कंसल्ट करता है? अपने एम्प्लॉय से। देखिए मैनेजर है, कंसल्ट करता है अपने एम्प्लॉय से। जब ये इतना कुछ कार्य कर रहा है तो सीधी सी बात है, ये एम्प्लॉय मैनेजर के साथ कैसा रिलेशन बनाए रखेगा? कोऑपरेटिव। कैसा बनाए रखेगा? कोऑपरेटिव रिलेशन बनाए रखेगा, क्योंकि मैनेजर फीलिंग को भी ध्यान में रखता है व्यक्ति की, और हर
डिसीजन में उसको इन्वॉल्व भी करता है, तो मैनेजर और जो उसके एम्प्लॉय है उनके बिटवीन रिलेशन क्या बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, और कोऑपरेशन बना रहता है एक दूसरे में, एक दूसरे के डिसीजन में, एक दूसरे के कार्यों में क्या करते हैं, वो योगदान देते हैं, साथ देते हैं। अगला आता है बिलीफ इन एम्प्लॉय। ऑटोक्रेटिक अगर आप देखो तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्यों अपनाई जाती है, इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि जो मैनेजर है उससे विश्वास नहीं होता है। किस पर विश्वास नहीं होता है, अपने सबॉर्डिनेट पर, उससे अपने सबॉर्डिनेट पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो सारे अधिकार अपने पास रखना चाहता है। और दूसरा रीजन था ऑटोक्रेटिक का कि उसे डर लगता है कि कहीं उसका इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बिलीफ इन एम्प्लॉय, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उसमें इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी उससे सलाह ले रहा है या उसके साथ विचार विमर्श करने के बाद ये डिसीजन ले रहा है। तो क्यों कर रहा है ऐसा, मैनेजर एम्प्लॉय के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉय पर क्या है, इस एम्प्लॉय पर क्या है, बिलीफ है, यानी विश्वास है। इसी विश्वास के कारण मैनेजर जो उसके एम्प्लॉय है उनके साथ विचार विमर्श के बाद ही कुछ डिसीजन लेता है। इसके अलावा उनको अथॉरिटी भी दे देता है कार्य करने की। अब आता है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन मीन्स खुला है, सीधे रूप से आप बात कर सकते हैं। मैनेजर जो है डिस्कस कर सकता है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय भी किससे डिस्कस कर सकता है, मैनेजर से। ओपन रूप से, खुले रूप से मैनेजर क्या कह सकता है, अपने ऑर्डर भी दे सकता है या अपने डिसीजन भी क्या कर सकता है, एम्प्लॉय को दे सकते हैं। और एम्प्लॉय भी मैनेजर को क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजर को इजीली सजेशन दे सकते हैं, मैनेजर है डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, अपना एक डिसीजन भी एम्प्लॉय को दे सकता है क्योंकि एम्प्लॉय मैनेजर के साथ पूरा कोऑपरेशन बैठा के रखता है, कोऑपरेटिव रिलेशन इनमें बने रहते हैं। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, ये स्टाइल है, इसलिए हम कह सकते हैं ओपन कम्युनिकेशन बना रहता है, खुले रूप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। अब आता है एडवांटेज क्या है, ये तो इसकी फीचर थी, फीचर मीनिंग से निकाल कर आते हैं। फर्स्ट फीचर कि मैनेजर है वो एम्प्लॉय को डिसीजन जब मैनेजर ले रहा है तो उसको इन्वॉल्व करता है, इसलिए कोऑपरेटिव क्या बना रहता है, रिलेशन। फर्स्ट फीचर ये हो गई। वो ऐसा इसलिए कर रहा है, एम्प्लॉय को इसलिए इन्वॉल्व कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास है, किस पर, अपने एम्प्लॉय पर विश्वास है। और जब एम्प्लॉय पर विश्वास है, दोनों इजिली आपस में बातें कर रहे हैं और जब डिसीजन लिया जा रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो ओपन क्या बना रहेगा, कम्युनिकेशन। इजिली एम्प्लॉय अपनी बातें कह सकता है मैनेजर से, और मैनेजर भी किसी भी प्रकार का कोई भी इशू है या किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉय से इजिली कर सकता है और एम्प्लॉय पूरा कोऑपरेट करता है अपने मैनेजर के साथ। अब आता है एडवांटेज। क्या एडवांटेज है, क्या इसका लाभ मिलेगा, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करता है जब वो डिसीजन ले रहा है, अकेले नहीं रखता, सारे अधिकार अपने पास नहीं, बल्कि अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कर रहा है, उसको भी अधिकार दे रहा है कि कुछ कार्य आप भी कीजिए और आपको अधिकार भी दे रहा हूं ताकि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि कोऑपरेटिव रिलेशन बना रहे। जब कोऑपरेटिव रिलेशन बना रहेगा तो व्यक्ति, तो इसका क्या एडवांटेज मिलेगा, हाई मोरल, व्यक्ति का जो नैतिक है वो हाई हो जाएगा, मीन्स जो उसका लगन से काम करने की क्षमता है वो हाई हो जाएगी, वो मोटिवेट हो जाएगी इस बात को लेकर कि उसका कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा कि उसका मैनेजर उसको इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा अथॉरिटी भी देता है कार्य करने की। ऐसा नहीं कि मशीन की तरह कार्य कर रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कार्य दिया जाता है और मैनेजर एम्प्लॉय को कार्य के साथ अधिकार भी दे देता है, इतने देता है कि जितने जरूरी हो, ठीक है। इससे मॉरल इंक्रीज हो जाता है व्यक्ति का। क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जब व्यक्ति का मॉरल इंक्रीज हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा, अच्छे से कार्य करेगा, तो और फायदे क्या होंगे, फायदे यही होंगे, क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी व्यक्ति की। कौन व्यक्ति, इस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी मतलब सी, अब वो बेहतरीन कार्य करेगा। प्रोडक्टिविटी, बेहतरीन कार्य करेगा। ये नहीं कि आज का टारगेट है केवल 10 यूनिट बनानी तो 10 ही बनानी है, नहीं, वो उससे ज्यादा करने की कोशिश करेगा। प्रोडक्टिविटी को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका ये फायदा होगा। अगला थर्ड एडवांटेज क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। मैनेजर ने एम्प्लॉय के साथ डिसीजन लेता है, इसके अलावा मैनेजर कुछ कार्य भी अपने एम्प्लॉय को दे देता है, डिसेंट्रलाइज भी बोलते हैं इसे, कार्य के साथ अधिकार भी दे देता है, जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं होते एम्प्लॉय को दे देता है। वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो हम डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, एडवांटेज ये होता है काफी टाइम बच जाता है किसके पास, सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। जो मैनेजर है अब उसके पास टाइम बच जाएगा, वो किस पर ध्यान दे सकता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क पर। क्यों ध्यान दे सकता है, क्योंकि मैनेजर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करता है डिसीजन में, इसके अलावा उसको कार्य भी देता है, कार्य के साथ अधिकार भी दे देता है कि कार्य आप अपने तरीके से कर लीजिए। तो इस मैनेजर के पास काफी सफिशिएंट टाइम बच जाता है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। तो ये थे बेटा एडवांटेज। इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेज क्या है। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, ये तो थे एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज काफी है और ये स्टाइल काफी प्रचलन में भी है। लेकिन जहां एडवांटेज होते हैं तो वहां कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी जरूरत होगी, रिक्वायर्ड एजुकेटेड एम्प्लॉय। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहाँ लागू कर सकते हैं, एक लीडर कब इसको फॉलो कर सकता है, तभी फॉलो करेगा जब उसके एम्प्लॉय क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैनेजर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करता है जब वो डिसीजन लेता है, और इन्वॉल्व उसको करेगा जो उसे लगेगा कि हाँ उन दोनों की थिंकिंग मैच हो रही है, डिसीजन लेने में वो हेल्प कर रहा है एम्प्लॉय। और डिसीजन लेने में कौन एम्प्लॉय हेल्प करेगा, जब एम्प्लॉय क्या होगा, एजुकेटेड। और ऑटोक्रेटिक में क्या था, अनएजुकेटेड होते हैं, अनएक्सपीरियंस होते हैं। जो ऑटोक्रेटिक थे उसको थोड़ा रिवर्स कर दोगे तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बन जाएगी। तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेज, एजुकेटेड एम्प्लॉय है तो ही आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला आता है सेकेंड, डिसीजन में क्या जब डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। डिसीजन में क्या हो जाता है, डिले क्यों हो जाता है, मैनेजर है खुद अपने बेस पर तुरंत निर्णय नहीं लेता, वो अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करने के बाद निर्णय लेता है। तो डिसीजन क्या है, डिले। ऑटोक्रेटिक में क्या था, व्यक्ति एक मैनेजर है, कुछ नहीं पूछना, किसी को कोई इन्वॉल्व नहीं करना, खुद अकेले निर्णय लेना है, तो वहां पर वो जल्दी निर्णय ले पाता है। यहाँ पर डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। थर्ड, जो मैनेजर है, मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या रहती है, लैग रहती है। कैसे, मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग जाता है। कैसे, उसे ये पता है उसका एम्प्लॉय है और उसका एम्प्लॉय अच्छे से कार्य कर लेता है जो कि कार्य मैनेजर का था, ठीक है, इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव वर्क की ओर ध्यान दे पाता है। यही कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ये बन जाती है, मैनेजर ये सोचकर कि उसका एम्प्लॉय काम कर तो लेता है, सारा कहना मान लेता है, इसके अलावा अच्छे डिसीजन भी ले लेता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है जानबूझकर। ऐसा केस हो सकता है, यही इसकी क्या बन जाती है, डिसएडवांटेज बन जाती है। यही इसकी क्या बन जाती है, डिसएडवांटेज। तो बेटा ये तीन इसकी डिसएडवांटेज गिवन है। सबसे पहले एजुकेटेड एम्प्लॉय की जरूरत है, तभी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज करी तो डिसएडवांटेज ये होगा, जो डिसीजन है, जहां एडवांटेज आपके पास सफिशिएंट टाइम है, वहीं डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इन्वॉल्वमेंट शामिल है। थर्ड, देखा जाता है कि कमी पाई जाती है, मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कर लेता है, कमी यानी चोरी करने की कोशिश करता है, उससे भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि उसका एम्प्लॉय है,
वो इजीली कर लेता है, तो मैं क्यों करूं, मैं और कहीं ध्यान दे देता हूं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब आता है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी, हाँ जी, कहाँ सुटेबल होगी ये स्टाइल, कौन सा स्टाइल है ये, इट इज बेस्ड, ये डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना, डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है, ग्रुप सेंटर स्टाइल भी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कि कहाँ सुटेबल है, कहाँ सुटेबल हो सकता है। अगर किसी को मीनिंग क्लियर हो गया है तो वो इजीली रूप से बता सकता है कि ये कहाँ क्लियर हो सकता, कि ये कहाँ सुटेबल होगा। सुटेबल वहां होगा जहां पे वेयर जो सबॉर्डिनेट है या आप कह सकते हैं एम्प्लॉय है, क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और दूसरा क्या है, आप कह सकते हैं स्किलफुल है, और आप कह सकते हैं काफी नॉलेज है उनमें, ठीक है। एजुकेटेड है या आप कह सकते हैं काफी उनमें स्किल है, नॉलेज है, तो इजीली रूप से ये सुटेबल होगा क्या करना, लीडरशिप स्टाइल। और कहाँ सुटेबल होती है, जहां पर, इसी का रिवर्स कर दीजिए, यही डिसएडवांटेज जो थी इसी को सुटेबिलिटी में ले आना। कहाँ सुटेबल है, जहां सबॉर्डिनेट एजुकेटेड हो यानी स्किल हो, उनमें क्या हो, नॉलेज हो, वहां सुटेबल हो, क्योंकि हमें उनसे पूछने की जरूरत होगी, उन्हें इन्वॉल्व करने की जरूरत होगी। और दूसरा, डिसीजन में डिले था तो यहाँ कर दीजिए, कहाँ सुटेबल होगा, जहां पर प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, प्लेंटी टाइम होगा किसके लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग, जहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए काफी क्या होगा, टाइम होगा, वहां पर ये लीडरशिप स्टाइल क्या होगी, सुटेबल, क्योंकि काफी टाइम है, हम डिसीजन ले सकते हैं, टाइम बहुत है, प्लेंटी टाइम है, इसलिए मैनेजर एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये इसकी सेकंड सुटेबिलिटी आती है। अब थर्ड सुटेबिलिटी आती है जहां पर रोल क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, रोल्स क्या होते हैं व्यक्ति के, क्लियर है, ठीक है। मैनेजर है, एम्प्लॉय है, और रोल क्लियर है कि एम्प्लॉय मैनेजर के साथ कोऑपरेट करेगा, लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, डिसेंट्रलाइजेशन भी क्या है, लागू किया गया है। तो वहां पर एम्प्लॉय को ऑटोमेटिक मैनेजर से क्या मिल जाएंगे, जब मैनेजर कार्य देगा अपने एम्प्लॉय को तो ऑटोमेटिक अधिकार भी देगा। तो रोल क्या रहते हैं, क्लियर रहते हैं। तो ये थे बेटा इसके सुटेबिलिटी की, जहां सबऑर्डिनेट एजुकेटेड हो, जहां डिसीजन लेने के लिए काफी टाइम हो तो वहां पर सुटेबल होते हैं, जहां पर रोल क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। एक और, ये लीडरशिप स्टाइल वहां ज्यादा सुटेबल होगी जहां लीडर खुद चाहता हो। लीडर क्या चाहता है, लीडर वांट टू इन्वॉल्व, लीडर क्या चाहता है, लीडर वांट टू इन्वॉल्व, किसको इन्वॉल्व करना चाहता है, अपने एम्प्लॉय को, किसको इन्वॉल्व करना चाहता है, अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना चाहता है। लीडर वांट टू इन्वॉल्व एम्प्लॉय, जब खुद ही चाहता है कि उसके एम्प्लॉय शामिल हो तो वहां पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या की जाती है, यूज की जाती है। तो बेटा ये थे इसकी सुटेबिलिटी, एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ। डेमोक्रेटिक जिसमें मैनेजर है, मैनेजर डिसीजन ले देता है तो वो उसके साथ डिसीजन लेते समय अपने एम्प्लॉय को भी अपने साथ क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। इसके अलावा अपने एम्प्लॉय को काम भी देता है, काम के साथ अधिकार भी देता है, वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो इसके फीचर क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशन बना रहता है। ये स्टाइल इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि एम्प्लॉय पर विश्वास रहता है, किसको, मैनेजर को, और ओपन कम्युनिकेशन है। एडवांटेज क्या होता है, जब कोऑपरेटिव रिलेशन है तो हाई मॉरल बना रहता है, हाई मॉरल है, बहुत ही अच्छे से व्यक्ति काम कर रहा है मोटिवेट होकर, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मैनेजर फ्री है क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉय पर विश्वास है, वो कार्य कर लेंगे, अच्छे से हैंडल कर लेंगे, तो उसके पास सफिशिएंट टाइम बच जाता है कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। जहाँ इसकी एडवांटेज है वहां इसकी डिसएडवांटेज ये होती है। ये स्टाइल वहीं अपनाई जा सकती है जहां व्यक्ति क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। इसके अलावा डिसीजन में डिले हो जाता है क्योंकि जल्दी तुरंत डिसीजन हम इमिडिएटली नहीं ले सकते। इसके अलावा मैनेजर अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करता रहता है, उसको कार्य देता रहता है, उससे कार्य भी करवाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। सुटेबिलिटी कहाँ सुटेबल होगा, जहाँ व्यक्ति एजुकेट, स्किल या नॉलेजफुल हो। दूसरा, जहाँ
डिसीजन लेने के लिए काफी टाइम है तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जहाँ रोल क्लियर है, मैनेजर सबॉर्डिनेट और मैनेजर को अधिकार भी देना है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन यूज करना है। और इसके अलावा लास्ट और इम्पोर्टेंट, जहाँ लीडर खुद चाहता है कि उसके एम्प्लॉय क्या हो, इन्वॉल्व हो, तो वहां पर यूज की जाती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर जरूर कहिएगा। ओके, थैंक यू।